नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। देखिए, आज हम फिर एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं सीए फाउंडेशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार इस चैप्टर के अंदर बंदा कंफ्यूज भी रहता है। तो हम इसके प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी करेंगे और थ्योरेटिकल अप्रोचेस भी करेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा आएंगी। हर एक वीडियो से कनेक्ट रहना और मेरे नंबर को व्हाट्सएप को याद कर लेना 9953247951 9953247951। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर। आप सभी को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। नजर आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन? बोलो हाँ जी, नजर आ रहा है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अगर आप नजर आ रहा होगा तो दो शब्द आ रहे हैं, इन्वेंट्री प्लस वैल्यूएशन। बोलो इन्वेंट्री प्लस वैल्यूएशन। तो पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तीन पॉइंट पढ़ाऊंगा कि हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डर कॉस्ट ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग सर्विस, फॉर सेल रॉ मटेरियल, है ना, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई स्टोर स्पेयर कंज्यूमेबल आइटम अदर देन मशीनरी स्पेयर। ये क्या बोल दिया? अपन को ना आया समझ में? जरा ढंग से समझाओ। ढंग से समझाते हैं। देखो जी, इन्वेंट्री को समझना बहुत जरूरी है। तुम्हें इन्वेंट्री नजर आएंगी तीन तरीके की, ध्यान से देखो। एक लिखा है आरएम। आरएम का मतलब लेना सभी रॉ मटेरियल। अपने नोट्स बनाते चलो। आरएम इनकी रॉ मटेरियल। WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। FG लिखा है मैंने, FG। FG का मतलब होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। आओ मैं आपको इन्वेंट्री का अच्छे से मीनिंग बताता हूँ एक चाय का एग्जांपल देते हुए। ठीक है, एक चाय का एग्जांपल। बेटा देखो, पैसे नहीं लग रहे, चाय बनाना सिखा रहा हूँ, बढ़िया मसालेदार, गारंटीड। चाय तो ट्राई कर लेना, स्वाद ना आ जाए तो। क्लियर है? अब मुझे बताना, मैं तुमसे पूछता हूं कि भैया चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कैसी कैसी बात करते हो सर, भैया, जो भी तुम मुझे कहते हो। ठीक है ना? ये तो बहुत आसान है। चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, दही। दही? दही नहीं चाहिए होती, दही बोल रहे हो। ठीक है ना? चीनी, चाय पत्ती, अदरक और पानी, दूध। क्लियर ही नहीं है? या कुछ लोग इलायची, लौंग भी डालते हैं। बढ़िया काढ़े की तरह चाय बनाते हैं। ठंडे का मामला तो चाय बना के पियो मस्त तरीके से। कॉफी तो बढ़िया चीज है। क्लियर है? अब क्या होता है भैया, तो ये क्या है? चीनी, चाय पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची, दूध, पानी, ये ऑल आर क्या है? रॉ मटेरियल। ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या है मेरे बेटा? ये सब रॉ मटेरियल है। क्या है ये? रॉ मटेरियल। नजर आया? ये सब रॉ मटेरियल है मेरे बच्चे। क्लियर है? ये नहीं है? ठीक है। अब देखो, आपने क्या करा, एक पतीला लिया, पतीले को गैस चलाई, गैस पे चढ़ाया। ठीक है जी, पानी डाला। जैसे थोड़ा पानी खदकना शुरू हुआ, इलायची ली, लौंग ली, डाल दी। बोलो आए ना? अदरक ली, घिसी। घिस के डालो, मजा आता है। अदरक ली, अदरक को घिसा। पानी के अंदर ये तीनों चीजें पक रही हैं। जब पक रहे हो, थोड़ा स्वाद आना शुरू हो जाए, महक आनी शुरू हो जाए, तो भैया हम डाल देते चाय पत्ती बढ़िया वाली। जब थोड़ा सा खदका ले लेते हैं, हम डाल देते हैं दूध। क्लियर ही नहीं है? जब हम दूध डाल देते हैं तो भैया हम वेट करते हैं। वेट क्या? कि थोड़ा दूध उबाल ले फिर थोड़ा चीनी डाल देते हैं। चीनी जैसे जितने लोग पीते, कम या ज्यादा। ठीक है ना? चीनी डाल देता है। फिर हम, चाय नहीं बनी अभी, चाय क्या, वर्क इन प्रोग्रेस पे, कार्य प्रगति पर है। अभी बना नहीं है चाय, बनी नहीं है चाय, अभी बनेगी चाय। क्लियर ही नहीं है? अब क्या हो रहा है? वी आर रेडी। हम ऐसे करके रेडी हो गए हैं। क्या हमने भैया वो क्या कहना है उसे, स्विच सा उसे पकड़ रखा है, जैसे गैस मंदी तेज होती रहती है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं खेल। जैसे चाय उबाल ले रही है, उबाल ले रही है, हमें पता है उबाल ले रही है, हमें खदका लेना है, हम मंदी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे ना। हम उबाल ऊपर तक लेंगे पहले, झाग आने चाहिए ऊपर तक, फिर मंदी करते हैं, है ना? बदतमीजी है हमारे अंदर, बहुत गंदी है। तो भैया ऐसे क्या होता है, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब जैसे उबाल ऊपर तक आया, हमने क्या करा? मंदी कर दी। अब खतका ले रहे हैं जी। अब खतका लेते लेते क्या हुआ भैया, जब खतका हो गया 1 मिनट का, पका ली अच्छे से चाय, टपाटप लपालप।
ठीक है जी। एक बार फिर मजाक वाला उफान ले लिया, फिर उस उफान को लेने के बाद हम बंद कर देते हैं और फिर चाय को ऐसे 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 करके अभी ये गिलास में छानते हैं, पी लो या बेच लो, फिनिश गुड्स मिल गया आपको। तो इसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा? इन्वेंट्री कैन बी ऑफ थ्री टाइप। इन्वेंट्री तीन तरीके की है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इनकी पार्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। ठीक है ना, मतलब गुड्स को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, पार्शियली कंप्लीटेड, आधा पका हुआ माल या आधा कच्चा माल, मतलब कंप्लीट नहीं है, इसे बेच नहीं सकते। फिनिश गुड्स, कंप्लीट प्रोडक्ट रेडी टू सेल, पका पकाया माल, अब इसे बेचेंगे। आया? देखो अब तुम्हें इतनी बात क्लियर हुई, तो आओ मैं तुम्हें ऊपर वाली तीन शब्द बताता हूँ। क्या लिखा है? इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज टेंजिबल करंट एसेट फॉर अ बिजनेस। मतलब इन्वेंट्री जो होती है किसी भी बिजनेस की, इन्वेंट्री जो होती है किसी भी बिजनेस की क्या है? टेंजी किसी भी बिजनेस की क्या है? टेंजिबल करंट एसेट है फॉर अ बिजनेस। क्लियर ही नहीं है? ये किसी बिजनेस की टेंजिबल करंट एसेट है। करंट एसेट है, करंट एसेट का मीनिंग क्या सीखा था आप सभी ने? कक्षा 11वीं में सिखा दिया जाता है। करंट एसेट का मतलब होता था मेरे बेटा जी, वो सभी एसेट, वो सभी एसेट, करंट एसेट वो सभी एसेट जिन्हें फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर, शॉर्ट पीरियड में, सुनते रहे ना, पूरी सही डेफिनेशन देने वाला हूं। जिन्हें बैलेंस शीट की डेट से, मतलब जिस दिन तुम्हारी बैलेंस शीट बन रही होती है ना, 31 दिसंबर 31 मार्च को, उस दिन से जो एसेट 12 महीनों में या तो तुम्हें क्या देगी? पैसा दे देगी या बेनिफिट दे देगी। दो बातें होंगी करंट एसेट, या तो तुम्हें पैसा देगी या बेनिफिट देगी 12 महीने के अंदर अंदर। कौन से 12 महीने? बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने गिनेंगे, उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट। जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, ये तो बेनिफिट देके चली जाएंगी या फिर आपको पैसा देके चली जाएंगी, बिक जाएंगी, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। कुछ बच्चों को पता होता है सिर्फ इतना सही कि जिन्हें हम 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें करंट एसेट कहते हैं। गलत, गलत के बम्बोले, नाना जी के टंटोले, गलत पढ़ रहे हो आप भैया। ऐसा है, बैलेंस शीट की डेट से जिन्हें 12 महीने में कैश में कन्वर्ट कर ले या बेनिफिट में कन्वर्ट कर ले, उन्हें करंट एसेट बोलेंगे। हर करंट एसेट कैश में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आपने मुझे कोई एडवांस फीस दी है तो ऑब्वियस बात है उस फीस के बदले तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। एडवांस फीस तुम्हारी करंट एसेट है, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर। और ये टेंजिबल है, टेंजिबल करंट एसेट। करंट एसेट का मीनिंग ले टेंजिबल, यानी कि आप देख सकते हो, आगे फाड़ फाड़ के देख सकते हो, छू सकते हो, तो आप क्लियर ही नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी मेरे बेटे जी? टेंजिबल करंट एसेट। आया या नहीं आया? जल्दी से बोलो, आया नहीं आया? जी आ गया। अब देखो, नंबर मैंने बोला तीन होती हैं और तीनों को डिफाइन करा है। देखो फिनिश गुड्स को कैसे बोला गया टेक्निकली? हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसे हम अपने व्यापार में सेल करने के लिए रखते हैं। क्या है ये? वो फिनिश गुड्स। मतलब फिनिश गुड्स को लेकर कितना बड़ी लाइन लिख दी इन्होंने, तो बुद्धि का प्रयोग करो। हेल्ड फॉर सेल, जिसे हमने रखा है सेल के लिए, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस में नॉर्मल बेसिस जिसे हम बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, उस सेल को करने के लिए जो सामान अभी हमारी मशीनों में पड़ा हुआ है, अभी जो कच्चा है, अभी बना नहीं है, आधा पका हुआ है, बट जब वो पक जाएगा तो आप उसे सेल करोगे। मतलब सेल के लिए किसी माल को पकाना, प्रोसेस में रखना, दैट इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज फॉर सेल। ठीक है ना? इसका लिखिए ब्रैकेट में RM, दैट इज रॉ मटेरियल। मतलब जो कि क्या होता है? प्रोडक्ट, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, गुड्स को सामान, मतलब फिनिश गुड्स बनाने के लिए जिस प्रोडक्ट, जिस मटेरियल का कंजम्पशन किया जाता है। मैंने बोला ना, चाय बनाने के चीनी, चाय पत्ती, अदरक, क्लियर है ही नहीं है? पानी, क्लियर है? और इलायची, लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, उनका कंजम्पशन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? गुड्स, मतलब सॉरी, उन्हें कहते हैं रॉ मटेरियल। क्लियर है ये नहीं है? और रेंडरिंग सर्विसेज ये नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। अगर मुझे पेन बनाना है तो पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक चाहिए ना, वो रॉ मटेरियल है। क्लियर है? वो रॉ मटेरियल है, वो तो है ही रॉ मटेरियल। क्लियर है? लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं सर्विस को देने के लिए भी। जैसे एग्जांपल की बात मैं करूं, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो मुझे मार्कर और इंक की रिक्वायरमेंट होगी, और मेरी कोचिंग में बहुत सारे मार्कर मिलेंगे मेरी कोचिंग में, और
एट अ टाइम इंक का अरेंजमेंट नहीं होगा, इंक इतनी सारी रखते हैं हम डब्बे उसके, क्लियर है, तुरंत जैसे इंक खत्म हुई इंक डाली टप टप टप, बात खत्म। तो यानी कि मेरी कोचिंग में जो मार्कर पेन है, स्टेशनरी है, वो भी मेरे लिए काइंड ऑफ इन्वेंट्री है, जो मुझे सर्विस देने में, पढ़ाने में हेल्प कर रही है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो यानी कि सर्विसेज देने में या गुड्स को फिनिश गुड्स को बनाने में, जो सामान आपने रखा हुआ है अपने गोदाम में, अपने स्टोर में, उसे आप रॉ मटेरियल कहते हो। ये लिखा है ना, इंक्लूडिंग, ये देखो ये शब्द बड़ा ही कीमती है, ये शब्द बड़ा कीमती है, इंक्लूडिंग। क्या लिखा है मेरे बेटे? इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज, स्टोर स्पेयर कंज्यूमेबल्स, लिखा है, ये ज्यादा हो गया, मेंटेनेंस सप्लाई स्टोर स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स, क्लियर है जी? ये मतलब मैंने बोला ना सप्लाई स्टोर स्पेयर्स, इसका मतलब क्या होता है? सेम वही वाली बात बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे लिए मशीनरी, स्टेशनरी, सॉरी मेरे लिए मार्कर, इंक, स्टेशनरी, रबड़, कटर, ये सारी चीजें होती हैं, छोटी मोटी किताबें, बुक्स या राइटिंग पैड्स, ये सब मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल का काम करते हैं मेरे बेटे जी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कंज्यूमेबल्स, क्लियर है? अदर देन मशीनरी स्पेयर, अभी क्या होता है मशीनरी स्पेयर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आर रेडी टू इन द नेचर ऑफ बिजनेस। मैं आपको एक बात बता के चलूं, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं नेचर ऑफ बिजनेस दो तरीके के, मेरे नोट्स में ही दो आ रहे हैं कि भैया दो तरीके के बिजनेस होते हैं इस दुनिया में, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडिंग, और एक होता है सर्विस वाला। क्लियर है? ही नहीं है? हालांकि अगर मैं बात करूँ ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, देखो सर्विस के अंदर आपको इन्वेंट्री मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर सर्विसेज के अंदर इन्वेंट्री होगी तो वह ऐसी होगी जो सर्विसेज में ही यूज हो रही है, सर्विस देने में यूज हो रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मार्कर और इंक का। लेकिन अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन सा होता है? जो पहले प्रोडक्ट को बनाता है और फिर बेचता है, मतलब पहले पेन बनाएगा और फिर पेन को बेचेगा, बोलो हाँ ये ना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो वो ऑब्वियस बात है फिनिश गुड्स बनाने के लिए उसके बाद रॉ मटेरियल भी होगा, मशीनरी करने के लिए डब्ल्यूआईपी भी होगा, और उसका फिनिश प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। जबकि ट्रेडिंग कंपनियां कौन सी होती है मेरे बेटे जी? जो पका पकाया माल खरीदती हैं और पका पकाया माल बेचती है, दैट इज उनके पास एक ही इन्वेंट्री देखने को मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रही हैं, इधर से लेंगी इधर को बेचेंगी। और मैन्युफैक्चरिंग क्या है? पहले वो बनाकर फिर बेचता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो जी एक बात पॉइंट क्या लिखा है मशीनरी स्पेयर के बारे में, ऊपर लिखा हुआ था अदर देन मशीनरी स्पेयर, देखो ये लिखा हुआ है अदर देन मशीनरी स्पेयर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? रॉ मटेरियल में मशीनरी स्पेयर नहीं आते। इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड मशीनरी स्पेयर विच कैन बी यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विद द आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड whose use is irregular, जिनका यूज इरेगुलर है एंड डिफाइंड एज फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है? मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक बात करता हूँ, सुनना मेरी बात को मेरे बेटा जी, देखो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये काइंड ऑफ आपको लगेगा सर ये क्या है, ये एक लैंप की तरह आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये लैंप नहीं है। अगर आप ऐसे देखेंगे ना इधर, ये इधर ये देखो क्या दिखेगा, ये कैमरा है और ये लाइटें लगी हुई है। बात क्लियर हो गई? इसे हम कहते हैं प्रेजेंटर, ये प्रेजेंटर है मेरे बच्चे, ठीक है? अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कैमरा लगा हुआ है। मैं बट ऑब्वियसली बात है कि यार कैमरा लाइटिंग क्या है? ये मशीनरी है, एक टाइम के बाद तो खराब हो जानी है। सपोज मान के चलो मैंने बोला यार खराब हो जाएगी यार, इसके लिए कैमरे चाहिए, महंगी चीज है यार, तो मैंने क्या करा 4 कैमरे रख लिए। अब क्या मुझे एक बार बताओ मेरे बेटा, क्या ऐसा तो ये कैमरा है कोई बल्ब नहीं है? सुनना मेरी बात को, ये कैमरा है कोई बल्ब नहीं है, कोई सीएफएल नहीं है जो 6 महीने चलेगा और खराब हो जाएगा। ये साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बरकरार तरीके से चलेगा, बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये नहीं है? और दो कैमरे मेरे पे अलग से रखे हुए हैं, मैं दो मान लो, चार बोले थे ना, दो मान लो, दो कैमरे मैंने स्पेयर में रखे हुए हैं अलग से। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं बात करूं तो मेरे पास तो 15 साल के लिए हो गई ना चीज, अगर ऑन एन एवरेज एक कैमरा 5 साल चलता है तो, बोलो हाँ या ना? तो यानी कि जो दो कैमरे मैंने रखे हुए हैं, देखो मशीनरी स्पेयर, एक मशीन का स्पेयर रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है बेटा मैंने, जिसका यूज इरेगुलर है, मैं रेगुलर यूज नहीं करता। मतलब ये नहीं कि बार बार बल्ब कैमरा निकालूंगा कैमरा नया लगाऊंगा, निकालूंगा लगाऊंगा, इरेगुलर यूज है, आज लगा दिया और कई सालों की छुट्टी हो जाएगी। तो ये जो कैमरे अगर मैंने रखे हुए होंगे ना अपने पास दो, तो मेरे बेटा उन स्पेयर्स को हम, उन मशीनरी स्पेयर को, वैसे स्पेयर्स आते हैं लेकिन उन मशीनरी स्पेयर्स को हम इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानते, उन्हें हम फिक्स एसेट का ही पार्ट मानेंगे, क्योंकि उनका यूज इरेगुलर है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो आप कहोगे भैया एक काम करो, कोई ऐसा स्पेयर बता दो हमें
जो इरेगुलर यूज में आता हो, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं मेरे बेटा जी, ठीक है ना। स्पेयर जो रेगुलर यूज में आता हो उस स्पेयर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट भी होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते रहते हैं। जैसे कि अगर कटिंग मशीन की बात करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर, कहीं भी कोई सी कंपनी ले लो, कई कंपनी कटिंग का भी काम करती है प्रोडक्ट को। एक जैसे जो बाइंडिंग का जो किताबें छापती हैं कंपनियां, उनके पास पन्ने काटने के लिए, मतलब बुक को एक फिनिश रूप देने के लिए, जिस टाइप से आपके पास ये बुक पूरी तैयार होकर आती है, सपोज पूरी बुक जब तैयार होकर आती है तो ये मशीन के अंदर बकायदा जाते कट होकर आती है, जिससे आपको एक्यूरेट पेपर देखने को मिलता है। नहीं तो इसकी अगर आप देखोगे तो बहुत अलग तरीके से छपता है, बनता है, बाइंडिंग बहुत अलग लेवल पे चलती है इनकी, अगर आपने देखा हो तो। अब देखो मेरे बेटा, कटिंग मशीन में क्या लगता है, काइंड ऑफ चक्कू, ब्लेड लगता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भैया कटिंग मशीन का ब्लेड की धार थोड़ी खराब हो गई, अरे रामू जाके जरा ब्लेड में धार लगवाइए रे, ऐसा नहीं होगा मेरे बेटा जी। उनके पास स्पेयर के अंदर क्या होता है, स्पेयर में ब्लेड होता है उनके पास, और ये ब्लेड रेगुलर बेसिस पे यूज होता है और रेगुलर इंटरवल पे चेंज होते रहते हैं लगातार। आप लगाओ ना, घर में चाकू होता है ना, अगर 1 महीने लगातार तरीके से चाकू का यूज करते हो तो चाकू की धार खराब हो जाती है। हर महीने 2 महीने में आप चाकू की धार लगवाते हो, तो वही काम यहाँ पर कर रहा है। रेगुलर मशीन चलेगी, काटेगी तो ऑफिस वाले ब्लेड बेकार हो जाना है, तो नया ब्लेड लगेगा नहीं लगेगा। दैट इज एक ऐसा स्पेयर जो रेगुलर यूज में आ रहा है, तो आप इसे फिक्स एसेट का पार्ट नहीं मान सकते। तो भैया हम तो समझ गए, यानी कि अगर कोई स्पेयर का यूज इरेगुलर है तो वो इन्वेंट्री नहीं है, वो फिक्स एसेट का पार्ट माना जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्लियर है। मतलब वो करंट एसेट नहीं मानी जाएगी, फिक्स एसेट माना जाएगा, नॉन करंट एसेट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्पेयर है मशीन का, या पूरी कंपनी के अंदर ऐसा स्पेयर है जो रेगुलर इंटरवल पे बदल रहा है, चेंज होता है, उसका रेगुलर यूज हो रहा है, तो वो इस इन्वेंट्री का पार्ट माना जाता है। तो देखो लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 देखना, raw material include material required for finished goods, maintenance, supply, store, spare, packing material। पैकिंग मटेरियल भी इधर आता है, प्रोडक्ट को पैकिंग करने में सारी पैकिंग मटेरियल इधर ही इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। स्पेयर, स्टोर्स वगैरह, सप्लाइजेस वगैरह, मतलब वही अगर कोई तेल ऑयल वगैरह की रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है तो, ठीक है ना, ग्रीस वगैरह, कंज्यूमेबल्स, लूज टूल्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इन्वेंटरी नॉट इंक्लूड WIP ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 है, वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट A7 के अंदर जो भी मटेरियल इंक्लूड हो रहा है उसकी उसका वो इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होगा। इन्वेंट्री के लिए एक अलग एएस बना हुआ है, AS2 बना हुआ है, मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है। तो जो इन्वेंट्री AS7 में कवर हो रही है वो AS2 में कवर नहीं होगी। मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना मेरे बच्चे लोग, वो AS2 पढ़ रहे हो काइंड ऑफ। तो मैंने बोला ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, रोडी, बदरबुट, सीमेंट, सरिया, ये 7 में कवर अप हो जाता है, तो यहाँ पे कवर अप होने वाला नहीं है। अच्छा भैया, मतलब कुल मिला के वो भी इन्वेंट्री है, बट वो इन्वेंट्री AS7 में कवर हो रही है, हाँ ये समझ लो। AS2 अलग है, क्लियर है। 4S पेड़ पौधे, खेत खलियान, मिनरल ऑयल्स और गैसेस, कुत्ता, लाइव स्टॉक। अगर कोई बंदा डेयरी का काम करता है, उसके पास 50 भैंसे हैं, तो अपनी भैंसों को अपनी इन्वेंट्री नहीं कह सकता, वो फिक्स एसेट कहलाएंगे उसके लिए। क्लियर है, नहीं है। लाइव स्टॉक, गैसेस और, क्लियर है, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है, इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का AS2 हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर देखो लिखा हुआ है क्या, इन्वेंट्री इज अनयूज्ड मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो अभी तक यूज किया नहीं गया। अनप्रोसेस मटेरियल, जो भी प्रोसेस में डाला नहीं गया। अनयूज समझ लो, अनयूज वो है जो गोदाम में पड़ा है, स्टोर में पड़ा है, जिसे यूज ही नहीं करा। और अनप्रोसेस वो है जो फैक्ट्री में तो है बट अभी प्रोसेस में नहीं डाला है, रॉ मटेरियल ही सुनते रहे ना। लेकिन एक है अनयूज जो गोदाम में पड़ा है, गोदाम से फैक्ट्री में नहीं गया, और एक वो है जो फैक्ट्री में तो आ गया बट मशीन में नहीं गया, दैट इज अनप्रोसेस। सेमी प्रोसेस WIP की बात कर रहा है, आधा पका हुआ माल है ना। और अनसोल्ड गुड्स, फिनिश गुड्स, जो गोदाम में पड़ा हुआ है, अभी बिका नहीं है, उन्हें तुम इन्वेंट्री बोलते हो। इन्वेंट्री और वैल्यूएशन इन्वेंट्री डिफाइन इन AS2 बताया मैंने अभी, या इंड AS 102, इंड AS 102, या IFRS 2 के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन को डिफाइन करा गया है। तो मेरे बेटा ये था इन्वेंट्री क्या होती है, सिर्फ ये सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में बताया, ठीक है ना। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की क्या जरूरत है,
दैट मीन्स वैल्यूएशन के बारे में समझिए। ये इन्वेंट्री वाली बात के बारे में सीखा। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट हो तो 9953247951 पे मुझे याद करें, सेवा का मौका अवश्य दें। आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।